आज से 3 दिन पहले बलूचिस्तान में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि दुनिया के हाईजैकिंग में 6 नंबर पर ट्रेन हाईजैक का इंसिडेंट था। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने बलूचिस्तान के अंदर होने वाले मसाइल हिस्टोरिकली उसको डिस्कस किया था कि किस तरीके से बलूचिस्तान की हिस्ट्री आज इस नहज पे पहुंच चुकी है कि वहाँ पर एक ग्रेजुएट तबका हथियार उठाने पे मजबूर है। अब ये कैसे है, इस पूरी वीडियो को देखिएगा एंड तक, ताकि मैं ये समझा सकूं कि आखिर ये नौबत आई कैसे है। अगर आप बलूचिस्तान में जाएं तो वहाँ पे सबसे पहला इशू तो इन्फॉर्मेशन का ना होना है। इंटरनेट सिग्नल्स की बंदिश की वजह से वहाँ पे कोई भी खबर वक्त तक नहीं पहुँच सकती, और सोशल मीडिया के थ्रू अगर बलूचिस्तान के अंदर होने वाले डिफरेंट इशूज़ के ऊपर बात होती है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये खबरें बहुत कम चलती हैं। जैसे कि इस इंसिडेंट को जो कि 1 बजे हुआ था, मीडिया ने इसको 3-4 बजे रिपोर्ट करना शुरू किया। बीच के 2 घंटों में सोशल मीडिया के ऊपर इस तमाम इंसिडेंट के ऊपर बातें होती रहीं, फेक वीडियोस आना स्टार्ट हो गई, मुख्तलिफ बातें होना शुरू हो गई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से क्या रद्द अमल था उसके ऊपर कोई भी बात नहीं हुई। जाफर एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही होती है, उसके बोलान के एरिया में टनल्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो एक टनल के पास जाके एक ब्लास्ट के थ्रू इस ट्रैक को तबाह कर दिया जाता है, और उसके बाद इस ट्रेन के अंदर तकरीबन 300 से 400 लोग मौजूद होते हैं जिनको हॉस्टेज बना लिया जाता है। कुछ लोगों को ट्रेन से उतार लिया जाता है और खबरें ये आती हैं कि एथनिक बेसिस के ऊपर इन लोगों को सेपरेट किया जाता है, और अदर देन बलोचिस्तान या अदर देन बलोच जो भी वहाँ पे मौजूद थे उनको गोलियां भी मार दी जाती हैं। ये अपनी नौयत का कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। पिछले साल भी हमने ये देखा, बसेस के अंदर जो कि बलोच आइडेंटिटी से हटकर लोग मौजूद थे उनको उतारा गया, उनके CNIC चेक किए गए और उनको मार दिया गया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और एक चीज जो कि हम शुरू से सुनते आ रहे थे वो अब हमारे सोशल मीडिया पर और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर टोटली तौर पर कॉमन हो चुका हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर दोबारा आ चुका हुआ है। 2010 और 2011 वाला टाइम दोबारा रिपीट हो रहा है, जहां पर KPK और बलूचिस्तान के अंदर 96% टेरर अटैक्स इस वक्त में हो रहे हैं। अगर हम BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में बात करें तो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग मौजूद हैं, या हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली ग्रेजुएट लोग मौजूद हैं। अब ये ग्रेजुएट लोग मुख्तलिफ हमलों के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि कराची के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक ग्रेजुएट जो कि उस असैसिनेशन में मरकज़ी किरदार थी। तो ये तमाम चीज़ें काबिले गौर हैं। अगर हम पाकिस्तान की इमरजेंस के बाद से बलूचिस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात को देखें तो सबसे पहले जो कल्लात इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर भी लोगों ने बहुत सारा एहतजाज किया और उसको भी दबाने की कोशिश की गई। उसके बाद 50s के अंदर 1 यूनिट की फॉर्मेशन के बाद नवाब नौरोज़ खान ने जब आवाज़ उठाई और उसके बाद वो कुरान वाले इंसिडेंट हुए जिसमें वादा किया गया कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और जब वो नीचे आए तो उनको मार दिया गया और असैसिनेट कर दिया गया और फांसियों की सज़ाएं दे दी गई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वहाँ के लोकल्स को स्टेट की जानिब से दूर करती चली गई। इसी तरीके से 70s के अंदर जब मुल्क में डेमोक्रेसी आ चुकी हुई थी तब भी बलूचिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे थे, हुकूमत का खात्मा हो रहा था, और जिसकी वजह से लोगों का एतमाद फिर से स्टेट की जानिब से उठ गया। इसी तरीके से वो सरदार जो कि बलूचिस्तान में हम मसाइल की वजह बताते हैं, ये सरदार सिर्फ एक एस्पेक्ट से मसाइल की वजह है, क्योंकि पाकिस्तान बनते वक्त सूबों की एफिलिएशन करते हुए वडेरों और सरदारों और जागीरदारों की मदद के साथ इन इलाकों को एफिलिएट करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से इन लोगों को ऑटोनॉमी मिली कि ये अपने अपने इलाकों पर राज कर सकें, और वो राज आज 70 साल बाद भी कायम है। जिसकी वजह से अगर कोई ये पूछता है कि आपके इलाके के सरदार ने ये बात कही है, तो वहाँ के लोग उन सरदारों को ऑन नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये सरदार हमारे नहीं बल्कि स्टेट के सरदार हैं, हमारा या हमारी कंट्री या हमारे इलाके की डेवलपमेंट का इन सरदारों के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी किस्म की भी ग्रांट, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि महज 30 करोड़ या 40 करोड़ रुपए की ज़कात के ऊपर 1 अरब रुपए का खर्चा आ रहा है, और इस तरह की ग्रांट्स अगर हम इन सरदारों के थ्रू होते हुए देखते हैं तो हमें साफ सुथरे तरीके पर समझ आ जाता है कि कैसे आम लोगों तक ये तमाम चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती। इस स्टैट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में लीस्ट लिटरेसी रेट जिन इलाकों में है वो बलूचिस्तान के ही इलाके। पानी के वसाइल के हवाले से अगर हम ये तमाम इलाके देखें तो ये भी बलूचिस्तान के ही इलाके हैं। जब
पानी का अखराज होता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आउटफ्लो ऑफ वाटर के लिए ऐसे बहुत सारे इलाके बलूचिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हम लोग उसको भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और पाकिस्तान में आने वाले हर सैलाब का रुख इन इलाकों में होता है और ये लोग फिर से हाईली अफेक्ट होते हैं। तो टोटली बेसिक नेसेसिटीज़ इस इलाके में हमेशा से मिस रही हैं। पानी की वजह से ये इलाका हमेशा से एक बुनियादी तौर पर हमेशा से विक्टिमाइज रहा है। इसके बाद अब जब हम ये सुन रहे हैं कि जी उस इलाके में इंटरनेट का रसाई नहीं थी, तो ये पूरे उस इलाके की बात नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान की बात है जहाँ पर इंटरनेट नहीं मिलता और आपका कनेक्शन या आपका राब्ता किसी मेन सिटी के अंदर जाके पॉसिबल हो पाता है। तो जब ये तमाम चीज़ें होंगी और उसके बाद स्टेट का कंसर्न इन इलाकों की जानिब, इन लोगों की जानिब नहीं होगा, लोगों का स्टेट के ऊपर से एतमाद हट जाएगा। अगर ये 10 साल या 15 साल की बात हो तो लोग कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं और दोबारा से स्टेट की जानिब देखते हैं किसी हेल्प के लिए, किसी भी इनपुट के लिए। लेकिन जब ये चीज़ पिछले 70 साल से चल रही हो तो उस वक्त कोई भी हेल्प स्टेट की जानिब से इनको टोटली ड्रामा ही लगेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगी। बहरहाल अब जब ये अटैक हुआ उसके बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि एक दिन के बाद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से जो डिफरेंट फोर्सेस थी उन्होंने कार्रवाई की और इन तमाम लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये क्लेम्स अब दोबारा उठ रहे हैं कि आखिर इनकी बेसिक डिमांड्स क्या हैं। अगर बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि इन लोगों के लोग जो कि इनके फैमिली मेम्बर्स थे, इनके दोस्त थे, वो मिस हो जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जनाब जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। आप स्टेट की जानिब देखते हैं और इस्लामाबाद की तरफ आते हैं और इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं। आप स्टेट से उम्मीद लगाते हैं, 70 साल बाद भी आप स्टेट से उम्मीद लगाते हैं और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर एहतजाज करने नहीं दिया जाता। वही एहतजाज जो कि इमरान खान भी कहते हैं कि जी बुनियादी हक है, लेकिन वो एहतजाज इनको भी नहीं करने दिया जाता, जिसकी वजह से इनको वहाँ से हटाया जाता है, वहाँ से इनको फोर्सफुली उन इलाकों को छोड़ने का कहा जाता है। अब जो फेथ है वो टोटली एंड हो जाता है। फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे बैठ के ये बातें कही जाती हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं, इन मिसिंग पर्सन्स का जो ताल्लुक है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। 50% ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन 50% जब इन लोगों की लाशें वापस आती हैं, जैसे कि डॉक्टर मारंग बलोच है, उनके अपने वालिद की लाश 2 साल के बाद वापस आती है जो कि टॉर्चर ज़्यादा होती है, तो वो फिर भी हथियार उठाने की बजाय, जो कि एक डेमोक्रेटिक वे है या एक लॉजिकल वे है, वो हुकूमत की जानिब उम्मीद लगाती हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। और इन्हीं डॉक्टर मारंग बलोच को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी कर लिया जाता है। इसी तरीके से टाइम मैगजीन के अंदर भी इनको कवर किया जाता है और बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया और न्यूज़ की जानिब से इनको हाईलाइट किया जाता है। अगर स्टेट इनको वक्त पर हाईलाइट कर देती या स्टेट इनको सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर देती तो ये नौबत आज ना आती। लेकिन इसके अलावा अगर एक नौजवान शख्स जिसकी उम्र 16-17 साल है वो ये उम्मीद लगाता है, अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी नोट करिएगा कि जब एक शख्स, हमारे पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग कल्चर है वो बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम मौजूद है। अब ये बुक रीडिंग कल्चर के बाद जब एक शख्स ये फैसला करता है कि तमाम वायलेंसेस का, तमाम की तमाम रेजिस्टेंसेस का जो जवाब है वो हमने वाया बुक देना है, नॉट विद द हेल्प ऑफ एनी फोर्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ एनी ब्रूटैलिटी। अब ये आप रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो कि ये क्लेम करती है कि हमारे लोगों को उठाया जाता रहा है, इलेक्शंस में हमारा हक था और हमारे मैंडेट को छीना गया, इन लोगों के ऊपर फोर्स की जाती है, इन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो किस्सा मुख्तसर ये होता है कि ये लोग जो उस टाइम पे ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि हमें फिर भी हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने हैं, जब उनके मुतालबात नहीं माने जाते, उनके ऊपर ब्रूटैलिटी दिखाई जाती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो फिर उस वक्त उनके जज्बात उस वक्त न्यूट्रल हुए होते हैं और तब उनको ब्रेन वॉश किया जाता है बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस और फिर इनका जो एफिलिएशन है वो BLA की जानिब से हो जाती है। इस वक्त BLA के अंदर बड़ी मज़े की बात, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ग्रेजुएट लोग मौजूद हैं, वो ग्रेजुएट लोग जिन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद वो सीधा BLA में चले गए। और बहुत सारे मीडिया पर्सन्स भी इस चीज़ को कोट करते हैं कि जब उनकी खुद की कन्वर्सेशन होती है तो वो ये कहते हैं कि हम ग्रेजुएट होने के बाद BLA ज्वाइन कर लेंगे। तो ये चीज़ डिफाइन करती है कि इन लोगों के ब्रेन में आखिर चल क्या रहा है। इस वक्त ISPR का ये कहना है कि अब पूरे बलूचिस्तान में BLA का सफाया किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2014 के बाद हमने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक ऑपरेशन किया जाता है और तालिबान हुकूमत या तालिबान रिजीम का, जो कि उस टाइम पे वहाँ पे कायम हो चुकी होती है, पूरी हुकूमत बना के बैठी होती है, उनका सफाया कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ हज़ार लोगों के लिए ये ऑपरेशन किया जाएगा और इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पर देखना ये है कि उसके बाद जैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत हद तक बेहतर हो गई थी, दोबारा
दोबारा से ये तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि केपीके के अंदर क्या हो रहा है, केपीके के अंदर तालिबान को वेलकम करने के बाद क्या सीन्स हो रहे हैं। इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे केपीके के कंडीशंस को लेकर। अभी पाराचनार में जो सिचुएशन हो रही है फूड की वजह से, पानी की वजह से वहाँ पे जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसी तरीके से बलूचिस्तान में ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा से इंसर्जेंसी सर उठाएगी या फिर बलूचिस्तान को दोबारा से नॉर्मल हालात वापस मिलेंगे, तो ये देखना होगा तब तक। लेकिन इस वक्त जो कि आईएसआईएस खुरासान भी वहाँ पे मौजूद है, दाइश खुरासान भी वहाँ पे मौजूद है और तकरीबन 504 अटैक कर चुकी हुई है, जिसमें से 388 अटैक बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। और मोस्टली वो लोग जो कि लेबर वर्क करने के लिए उन इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर जाके वो माइनिंग करते हैं और वहाँ पे वो अपने लोगों का वहाँ पे अपना पेट पालते हैं, उन लोगों को मारना स्टेट के अगेंस्ट कोई जंग नहीं है। उन लोगों का ताल्लुक स्टेट से बिल्कुल भी नहीं है, स्टेट के डिसीजन से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये देखना है कि आखिर इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। अब ये क्लेम कर दिया गया है कि इसके पीछे इंडिया का और अफ़गानिस्तान का हाथ है, अफ़गानिस्तान की जानिब से इसके बारे में जवाब भी आया है। तो अब देखना ये है कि आखिर होगा क्या। लेकिन इस वक्त ये कहना कि ये सिर्फ वन डायमेंशनल ऑपरेशन होगा या ये वन डायमेंशनल कन्वर्सेशन है, तो ये टोटली गलत है। इसके कई डायमेंशंस हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं, और ये एक ऐसा कम्प्लेक्स मैटर है जो कि टाइम के साथ सॉल्व होगा और पॉलिटिकल सोल्यूशन भी इसका मौजूद है और इसके अलावा मिलिट्री सोल्यूशन भी इसका मौजूद है। देखना यह है कि प्रायोरिटी किस सोल्यूशन को दी जाती है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।